दूसरी लड़ाई के दिन थे। यहाँ दूसरी लड़ाई का मतलब है दूसरे विश्व युद्ध। जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है मतलब बना ली है, वे अपना गुस्सा पी गए, मतलब कि शांत हो गए और तीसरे दिन ही कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। देखो धर्म का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। जब टोपी ने बोला अम्मी तो घर के सब लोग उस पर गुस्सा होने लग गए, लेकिन जब ये पता चला कि अम्मी शब्द इसने अपने उस मित्र से सीखा इरफान से जिसके कि पिता कलेक्टर हैं, यानी कि किसी बहुत ऊंचे पद पर है, और उस जमाने में ना इसे शक्कर का और ये जब राशन का जो परमिट होता था ये कलेक्टर वगैरह के कारण नहीं मिलता था, तो वहां पर उन्होंने अपने बेटे की दोस्ती का फायदा उठा लिया। उस बेटे की दोस्ती का फायदा उठाया जिस पर वो गुस्सा कर रहे हैं कि तेरी दोस्ती उन लोगों से क्यों है। परंतु उस दिन तो टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। दुर्गति का अर्थ क्या है? ये देखिए शब्द आ गया दुर जमा गति, यानी कि बुरी हालत। क्या हालत हो गई उनकी जी? सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। इतने फिर जाए ओकरा के घर, यानी कि क्या दोबारा तो उसके घर जाएगा? अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलो, तुम्हारा देखो क्या हाल हो रहा है। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि इरफान के घर वो नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव, उनके बड़े भाई और छोटे भाई का नाम है, उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। कुटाई का अर्थ यहां पर क्या है? पिटाई। हम एक दिन एको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। अब कहते हैं ना आग में और घी डालना। पिटाई तो बेचारे टोपी की हो ही रही थी कि उसकी दोस्ती उस मुसलमान लड़के से है, मां पीट ही रही थी, लेकिन मुन्नी बाबू ने सोचा चलो और मजे लिए जाएं। भाई ने सोचा, उसने कहा हमने इसको एक दिन रहीम जी की कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था। कबाब, राम राम, यानी कि हिंदू परिवार में मांस इत्यादि खाना तो अच्छा नहीं माना गया, उनके परिवार में ये प्रथा नहीं थी। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। घिन्ना के मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, घृणा हो गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, अपने भाई की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो खुद हैरान था ये क्या बोल रहा है। उसने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था। बदनाम बेचारा वो हुआ, लेकिन उसने अपने बड़े भाई की शिकायत नहीं लगाई। इससे पहले कि टोपी कुछ बोलता, मुन्नी बाबू झूठ बोल गए और मुन्नी बाबू ने बल्कि उसको एक इकन्नी रिश्वत भी दे दी। टोपी को यह मालूम था कि वो चुगलखोर नहीं है। उसने अब तक मुन्नी की बात सिर्फ इरफान को बताई थी कि वो कबाब खा रहा था और किसी को नहीं बताया था। हमें कबाब खाते देखे रहो, टोपी ने बोला। वो हैरान हो गया, हमें कबाब खाते हुए देखा था तुमने? तो मुन्नी ने कहा ना देखा रहा वो दिन क्या? मतलब कि वो सफेद झूठ बोल गया। क्यों, देखा नहीं था उस दिन? तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल कर दिया। दादी ने पकड़ लिया, ठीक है, अगर तुमने इसे खाते हुए देखा था तो उस दिन क्यों नहीं बताया? ये मुद्दा है दादी। टोपी ने इतना बड़ा नहीं हुआ कि झूठ और सच के किस्से को समझ सके। उसे समझ में नहीं आया कि उसका बड़ा भाई कर क्या रहा है। उस दिन टोपी बड़ा उदास हुआ कि बड़े भाई ने एक तो उसकी झूठी शिकायत लगाई और उसकी बात पर विश्वास किया और उसको बेचारे को इतनी मार भी पड़ी। सच्ची बात तो ये कि वो इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सका कि वो जान सके कि कब झूठ बोलना चाहिए कब सच। वो तो सिर्फ सच बोलना जानता था। उस दिन तो वो इतना पिट गया कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बस लगातार एक ही बात सोच रहा था, अगर एक दिन के वास्ते मुझे मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाऊं ना तो समझ लूंगा। अक्सर ऐसा होता है, जब बड़े भाई से छोटे भाई को डांट पड़ती है तो छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है, छोटों को बहुत गुस्सा आता है कि ये बड़े है ना, एक दिन के लिए हम बड़े बन जाए। लेकिन वो मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था तो छोटा ही रहेगा। दूसरे दिन जब स्कूल में उसको अपना दोस्त इरफान मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया क्या होता है? भूगोल, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल का घंटा छोड़कर, मतलब कि वो कक्षा छोड़कर सरक गए
और पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। देखिए, वो शाकाहारी बेचारा केले खा रहा है। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था। बेचारा टोपी जो है वो सिर्फ फल खाता था। तो इफ़न जब भी टोपी के साथ होता था वो भी शाकाहारी बना रहता था। अय्यम्मा, ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें? ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है टोपी, इफ़न को बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। तोरी दादी हमरे घर आ जाए, अठर हमारी तोरे घर चली जाए। हमरी दादियां तो बोलो तो ही लोगन को बोली थी, पर ये हो नहीं सकता था। दोनों सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि टोपी की दादी सभ्य भाषा बोलती थी और इफ़न के पिताजी ये चाहते थे कि उनके घर में वो सभ्य भाषा बोली जाए। उधर टोपी की माँ पूर्वी बोलती थी और अक्सर उनकी सास उनको डांटती रहती थी कि तुम सभ्य भाषा नहीं बोलती। यहाँ इफ़न की दादी जो है वो पूर्वी बोलती थी। तो टोपी ने सोचा कि अगर इफ़न की दादी उनके घर आ जाए तो दादी और उसकी माँ की भाषा पूर्वी भाषा हो जाए, पूर्वी बोली हो जाएगी, और इधर टोपी की दादी और इफ़न के पिताजी की भाषा सभ्य भाषा। बचपना मन की बात की दादियां बदल लें, क्या दादी बदली जा सकती है? इफ़न ने कहा, आप दोनों देखो कितने प्यार से सोच रहे हैं। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और फिर मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मतलब मुद्दा ये कि शायद अगर अब्बू मानते तो वो शायद दादी बदल लेते। कह रहे मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो हमको एक ठो दो ना दे सके हो, यानी कि 1-2 दिन के लिए अपनी दादी नहीं दे सकते क्या? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। उसने देख लिया कि दादी नहीं बदली जा सकती, और दादी नहीं बदली जा सकती तो बेचारा दोनों दोबारा दुख में दुखी हो गया। जो मेरी दादी है ना, वो अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न ने बोला, चलो मैं तो अपनी दादी दे दूं, लेकिन मेरे अब्बू अपनी अम्मा कैसे देंगे? बेचारे समस्या का हल करने में लगे हुए हैं। अब ये बात टोपी को समझ में आ गई। देखो, दोस्त तो तैयार था उसका देने के लिए अपनी दादी, लेकिन समस्या कहाँ थी? पिताजी की, कि वो अपनी अम्मा कैसे दे दे। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी क्या? तो फिक्र मत करो, इफ़न ने बोला, क्योंकि मेरी दादी कहती है बूढ़े लोग मर जाते हैं। बचपना, देखो बच्चों की बातें कितनी मासूम होती हैं। हमारी दादी ना मरी रहे, टोपी ने बोला, मेरी दादी नहीं मरेगी। मरेगी कैसे नहीं? इफ़न ने कहा, क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर अंदर आया और पता चला इफ़न की दादी मर गई। जिस दादी के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि इफ़न की दादी से टोपी को भी बहुत प्यार था और खुद इफ़न को भी बहुत प्यार था, लेकिन इफ़न की दादी अल्लाह को प्यारी हो गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। अब तो टोपी और भी मायूस हो गया, क्योंकि जब भी वो इफ़न के घर जाता था तो इफ़न की अम्मी और उसकी बहनें जो उसका मजाक उड़ाती थीं, और उसकी दादी हमेशा उसे बचा लिया करती थी। जितना अपनापन जिसको उसकी इफ़न की दादी में लगता था, वो व्यक्ति तो चला गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बीड़ी पी रहा था और एक कोने में बैठकर वो रोने लगा। देखा जाए तो इफ़न की दादी मरी थी, लेकिन प्यार का जो रिश्ता टोपी का इफ़न की दादी के साथ था, इफ़न तो सबके सामने रो सकता था, अपने दुख को कह सकता था, लोग उसके दुख में भागी बन सकते थे। लेकिन टोपी के मन में जो इफ़न की दादी के लिए प्यार था, उसे कौन समझता? इस समय वो कितना दुखी है, उसके दर्द को तो कोई जानने वाला नहीं था, उसके दर्द को कोई बांटने वाला नहीं था। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो सन्नाटा था, बिल्कुल शांति थी। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे, आज उससे ज़्यादा लोग थे, परंतु दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। क्योंकि टोपी दादी की वजह से तो जाता था, मुझसे बात करती थी, प्यार करती थी। उसे तो दादी का नाम भी मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने पर भी उनके हाथ से कुछ नहीं खाया था। प्रेम इन सब बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में इतना एक ऐसा संबंध हो चुका था कि इफ़न के दादा भी अगर जीवित होते तो शायद वो भी सृष्टि को समझ ना पाते। जैसे
टोपी के घर वाले इस रिश्ते को नहीं समझ पाए। दोनों अलग अलग अधूरे थे। ये दोनों कौन है? बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है ये। यहाँ पर बात हो रही है इफ़न की दादी और टोपी की। टोपी भी प्यार के लिए तरसता था, उसको अपनी दादी से प्यार नहीं मिलता था। इफ़न की दादी को अपने बेटे से उनके बेटे को हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वो सभ्य नहीं है, पूर्वी भाषा बोलती हैं, और वो अपने मन की काम नहीं कर, पहले पति थे, मौलवी थे, उनकी मौजूदगी में वो अपनी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई थी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. एक दूसरे ने एक दूसरे को पूरा कर दिया था, यानी कि दोनों के प्यार ने आपसी प्रेम को बांट लिया था। दोनों प्यासे थे। किस चीज़ के प्यासे थे? प्यार के प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी, यानी कि प्यार के पानी की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घर में अजनबी, मेरे घर, और दोनों अकेले थे, अपने अपने घर में अजनबी और अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। देखिए उम्र क्या है, एक 72 साल की है और एक 8 साल का बच्चा है, लेकिन उन दोनों के दिल इस तरह से मिले हुए थे। दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक ना भया होता, टोपी ने इफ़न को पुरसा बताया। लेकिन इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब ही नहीं पता था कि ऐसा हो सकता था। उसे लगा कि मेरी दादी मर जाती, क्योंकि इफ़न की दादी तो इतनी अच्छी थी। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई। देखिए अब हमारी कहानी कुछ आगे बढ़ चुकी है और वो तारीख है 10 अक्टूबर सन 1945, खास दिन जो टोपी कभी नहीं भूलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ उससे? उसने कसम खा ली कि वो कभी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती हो, यानी कि ट्रांसफर होती हो, तबादला होता हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। आत्म इतिहास का मतलब क्या है? अपने इतिहास में, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता की बदली पर वे मुरादाबाद चले गए। ट्रांसफरेबल जॉब थी, तबादले वाली नौकरी थी, कलेक्टर साहब थे, एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रुक नहीं सकते थे। और इफ़न की दादी के मरने के बाद ही थोड़े दिनों बाद ये तबादला हुआ था, मतलब कि स्थानांतरण हुआ था, यह बदली हुई थी। इसलिए टोपी और भी अकेला हो गया। पहले तो इफ़न की दादी गई, कुछ अकेलापन, अब टोपी भी चला गया क्योंकि पिता का तबादला हो गया था, स्थानांतरण हो गया था, बदली हो गई थी। और दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह, देखिए वो मुसलमान था, उनके बेटे से इनकी दोस्ती हुई। अब हिंदू परिवार आया है, लेकिन क्या हुआ, दूसरे कलेक्टर साहब आए, ठाकुर हरिनाम सिंह जी। उनके तीनों लड़कों, उनके 3-3 लड़के थे, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीतू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर, यानी कि 3 बच्चों के नाम क्या है? जो सबसे बड़ा था उसका नाम था बीतू, बीच वाले का नाम जिसकी उम्र टोपी से मिलती थी वो था गुड्डू, और तीसरा जो सबसे छोटा था डब्बू। गुड्डू था तो बराबरी का, लेकिन वो अंग्रेजी बोलता था, वे कलेक्टर साहब के बच्चे थे। ये बात अलग थी, इन तीनों को एहसास था कि वो कलेक्टर साहब के बेटे हैं,
अर्थ क्या, वो घमंड था इस बात का, अपने पिता के रुतबे पर और पद पर उनको घमंड था। और किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। मुंह नहीं लगाने का मतलब यहाँ पर क्या है, बातचीत उन्होंने नहीं की, संपर्क नहीं बढ़ाया, कुछ भी कह सकते हैं, संबंध नहीं बनाया, नहीं की। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, देखो बंगला तो वही था, तो नौकर तो वहीं पर ही थे, तो माली और चपरासी थे, तो वो बंगले के अंदर चला गया। नए लोग आए, उसे किसी ने रोका नहीं, उन्होंने सोचा वो चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया और गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आकर लगी। उसने घबराकर हाथ उठा दिया और गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउ इज दैट? हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा यही समझ पाया कि हाउस दैट का शोर हो तो उंगली उठा देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आवाज से, स्वर से जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो भी पहचान जाता है। Who are you? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। Who's your father? ये सवाल गुड्डू ने फिर किया। भृगु नारायण। ए, बीतू ने अंपायर को आवाज लगाई। ई मिर्गु नारायण कौन है? एनी ऑफ आर चपरासीज? उसने कहा क्या हमारा चपरासी है? पता कि अपना पद और वो? नहीं साहब, अंपायर ने कहा शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। ये मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। अब हेड माली को भी इतनी अंग्रेजी आ गई थी कि वो यस सर बोलने लग गया। बट ही लुक्स सो क्लमसी, बीतू ने जवाब दिया। ए, अब उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा कि कोई उसको ऐसे कह रहा है। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगे हो। उसने कहा जरा तमीज से बोलो वरना एक थप्पड़ मारूंगा और नाचने लगोगे। ओ यू, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, वो पूर्वी भाषा में बोल रहा है। अब उसको तो लग रहा है जो पूर्वी भाषा में बोल रहा है वो अनपढ़ व्यक्ति है। ओ यू, और बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया और फिर वो गालियां बकता हुआ उठा। अब उसने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एल्शीसियस कुत्ते को, एक जाति है, उसको शुष्कार दिया। अब वो क्या हुआ, कुत्ता तो पड़ गया पीछे और उसने काट लिया। पेट में 7 सुइयां गई, टोपी के तो होश ठिकाने आ गए। उसने सोचा ही नहीं था ये क्या हो गया। वो कहाँ तो दोस्ती करने गया था, ये तो कुत्ते से ही कटवा दिया उन्होंने, उसकी जो बेइज्जती करी। फिर कलेक्टर साहब के बंगले का रुख उसने कभी भी नहीं किया, उस तरफ वो कभी नहीं गया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आखिर वो करे क्या। अब पहले जब वो अकेला होता था तो इफ़न की दादी के पास चला जाता था, अपने दिल की बात, अपने दिल के दुख वो इफ़न से कह देता था। ना अब इफ़न की दादी है ना इफ़न है, वो क्या करे। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख समझती थी, बस उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा छोटी हो गई, मतलब कि वो कौन नौकर है कौन मालिक है इसका भेदभाव वो भूल गया। प्यार ये सब चीजें थोड़ी देखता, और बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं देखता। सीता के को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे क्योंकि वो घर की नौकरानी थी, और यही हाल ये था क्योंकि टोपी भी छोटा था, इसको भी बड़ा भाई भी डांट देता था, माँ भी डांट देती थी, दादी भी डांट देती थी। तो कहीं से टोपी को लगता था कि सीता भी मेरी तरह बेचारी डांट खाती रहती है और मैं भी डांट खाता रहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, मतलब कि एक दोनों अपना एक दुख दर्द जो एक दूसरे से बांटने लगे। टेक मत किया करो बाबू, मतलब कि जिद मत किया करो। एक रात मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा। विरोध करने पर सीता ने उसे कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। जाड़ों का अर्थ क्या होता है, सर्दी के दिन था। मुन्नी बाबू के लिए नया कोट बनवाया गया, भैरव के लिए भी नया कोट आया, लेकिन टोपी के लिए नया कोट नहीं आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट दे दिया गया। बना वो मुन्नी बाबू के लिए था, बिल्कुल नया था, लेकिन वो नाम किसके आया था कि ये मुन्नी बाबू का कोट है और ये भैरव का कोट है। टोपी के लिए किसी कोट का ऑर्डर नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही नया कोट आया वो कोट मुन्नी बाबू को देने की बजाय वो टोपी को दे दिया गया। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, इसलिए वो टोपी को दिया गया था। और अब ये बात टोपी को बड़ी बुरी लगी। चाहे कोट नया था
लेकिन वो कोट उसे इसलिए मिल रहा था क्योंकि मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था। अब उसे लगा कि मुन्नी बाबू की उतरी हुई चीज, देखा जाए तो उतरी हुई नहीं थी, लेकिन उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। ये था तो उन्हीं के लिए ना, है तो उतरन ना, उतरन का मतलब उतरा हुआ कपड़ा। टोपी ने वे कोट उसी वक्त अपनी दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, गुस्से में आकर। माँ ने उसको दिया कि ठीक है, मुन्नी बाबू ये कोट नहीं पहन रहे, बिल्कुल नया कोट। उसने कहा अच्छा चलो, तुम मुझे भी नहीं पहनना। उसने दूसरी नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी को अब क्या हुआ, क्योंकि उसको मालूम था अब नौकरानी के बच्चे ने अगर कुछ पहन लिया है, माँ नौकरानी के बच्चे को से उतरवा कर दोबारा तो उसे पहनवाएगी नहीं। इसलिए तय ये हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। जाड़ा खाए का मतलब सर्दी में बिना कोट के रहे। उसे तो कोट दिया गया था, उसने लिया नहीं, लेकिन अब उसके लिए नया कोट नहीं बनेगा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। अब कहते हैं ना, जब शरारत होती है और जिद होती है तो उस समय जो है बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो उसने क्या मजाक करना शुरू कर दिया, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम तो भात खाएंगे, तुम जूते खाओगे। सुभद्रा देवी ने कहा, दादी ने कहा, आपको यह भी ना मालूम कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। उसने अपनी दादी को जवाब दिया, आपको यह भी नहीं मालूम कि जूता जो है ना खाया नहीं जाता, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। अब बड़े भाई जी जो जरा दादी की चमचागिरी करने लगे तो दादी को और भड़का दिया कि यानी कि ये दादी से बदतमीजी कर रहा है। तो कहा हम इनकी पूजा करें। टोपी ने बोला, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठा लेना, गुस्सा करना शुरू कर दिया और राम दुलारी यानी माँ ने पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गया अलबाड़। सीता ने कहा, हमें दादी के टपके ता ना चाहिए, किनो दोहार दादी बाड़ी। अर्थात सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 10वें में पहुंच गया, परंतु ये बात आसान नहीं थी। वो 10वीं में भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने लगे पड़े थे। पापड़ बेलने का अर्थ क्या है, बहुत मेहनत करना, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हुआ क्या, उसे 2 साल तो वो फेल हो गया, वरना अब तक वो 12वीं में होता। ये उम्र थी, लेकिन कौन सी कक्षा में पहुंचा, 10वीं में। 9वें में तो वो सन 49 में ही पहुंच गया था मुन्नी बाबू, लेकिन हाँ, परंतु 10वें वो सन 52 में पहुंचा। कब पहुंचना चाहिए था उसको, 49 के बाद 50 में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 2 साल फेल हुआ। जब पहली बार वो फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। उस समय क्या होता था, 10+2 की शिक्षा प्रणाली नहीं थी, 10+2 की शिक्षा प्रणाली नहीं थी, 11वीं तक कक्षा हुआ करती, उसको इंटरमीडिएट कहा जाता था। जिस साल वो फेल हुआ, बड़ा भाई इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया। अब सोचो, एक भाई फर्स्ट आया, दूसरा हो जाए फेल, तो घर में क्या हालत होगी। और भैरव 6ठी कक्षा में फर्स्ट आया। सारे घर ने उसे जबान की नोक पे रखना। जबान की नोक पे रखने का मतलब होता है केवल उसी का नाम था सारे घर में। किस बात के लिए उसका नाम था, डांट मारने के लिए, ताने मारने के लिए। वह बहुत रोया, फेल तो हुआ था। बात ये नहीं थी कि वह गौदी था, यानी कि उसमें दिमाग की कोई कमी थी। वो तेज था, लेकिन कोई उसे पढ़ने नहीं देता था। जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू कोई का कोई काम निकल जाता, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बड़ा भाई है, उसे काम में लगाए रखता था। राम दुलारी उसे कोई ऐसी चीज मंगवाने के लिए भेज देती जो नौकर के हाथ से नहीं मंगवाई जाती थी।
कुछ ना कुछ और होता तो भैरव उनकी कॉपियों के हवाई जहाज बना डालता। यानी कि कुछ हालात ऐसे हो गए तो उसको पढ़ने का एक माहौल नहीं मिल पाया। ये सब उसके बाद क्या हुआ, पहले साल तो ये समस्या आई, दूसरे साल उस बेचारे को टाइफाइड हो गया, लेकिन तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो गया। ये 3rd डिवीजन जो है एक टीके की तरह उसके माथे पर कलंक की तरह चिपक गया, क्योंकि बड़ा भाई तो जी 1st आया था और ये 3rd डिवीजन में पास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक नई सोच, एक नया पहलू नजर आएगा हमें। कहने को हम कह देते हैं कक्षा में वो बच्चा फेल हो गया, सब उसको ताने मारने शुरू कर देते हैं, माँ बाप डांटना शुरू कर देते हैं, टीचर्स डांटना शुरू कर देते हैं, दोस्त उसको पता नहीं कैसे, कुछ अच्छे दोस्त छूट भी जाते हैं, तो उसकी तरफ जो एक नजरिया होता है वो बदल जाता है। हम उस बच्चे की भावनाओं के बारे में नहीं सोचते कि उसके दिल से क्या गुजर रही है, उसकी मानसिकता क्या है। सन 49 में वो अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए और वो वहीं रह गया। अब सन 50 में उसे उस दर्जे के लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे, यानी कि पिछले साल जो जूनियर थे, छोटे थे, अब वो उसके बराबर के हो गए। पीछे के दर्जों वाले बच्चों के साथ बैठना कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था। उसके दोस्त 10वीं में थे, वो 9वीं में था, 8वीं वाले बच्चे 9वीं कक्षा में आ गए। अब वो जो 10वीं वाले जो बच्चे थे वो दोस्त वही थे, उन्हीं से मिलता, उन्हीं से खेलता, क्योंकि जो उसकी अपनी कक्षा के बच्चे थे उनसे तो उसकी दोस्ती नहीं हो सकती थी। इसलिए जब वो अपनी क्लास में बैठता तो उसको बड़ा अजीब लगता था। उस पर सितम ये कि कमजोर लड़कों को, अब कक्षा में जो 8वीं से 9वीं में बच्चे आए थे उसमें जो बच्चे कमजोर थे, मास्टर साहब क्या करते थे, देखो अध्यापक की मानसिकता के बारे में भी बताया जो कि गलत है, उसकी मिसाल देते थे। क्या मतलब है, साम अवतार या मोहम्मद अली, मतलब कि अला फला बच्चे का नाम लेके बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यानी कि वो कक्षा में एक नालायक बच्चे का प्रतीक बन गया। जब कोई बच्चा काम नहीं करता, जब कोई गलती करता तो उसकी असफलता का नाम बलभद्र के नाम पर डाल दिया जाता। क्या उसकी तरह बनना चाहते हो तुम? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता, सारी कक्षा हंसती। अब देखो छोटे से बच्चे की मानसिकता समझो, फेल हो गया, अब उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उसे तो बल्कि दूसरों से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। और वहां पर अगर उसकी हंसी उड़ाई जाएगी, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्या वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा? हंसने वाले वे होते जो पिछली कक्षा में, पिछली 8वीं कक्षा में थे, यानी कि जो पहले उसके जूनियर थे, जो छोटे थे, वो किसी भी तरह झेप जाता। सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा। क्यों? टाइफाइड हो गया था। अब तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा बन गया था। यानी कि जैसे गीली मिट्टी का गोला होता है ना, उसे जैसे मर्जी कर लो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो बेचारा वैसे ही बन गया था। क्योंकि अब 10वें में तो उसका कोई दोस्त भी नहीं रह गया था, क्योंकि वो 11वीं इंटरमीडिएट पास करके चले गए। 8वीं वाले 10वीं में पहुंच गए। 7वें वाले, अब 7वीं के बच्चे जो है वो 9वीं में आ गए थे। उस समय वो लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूं। वह भरे पूरे स्कूल में अकेला हो गया। पहले वो घर में अकेला हुआ, दोस्त गया, दोस्त की दादी गई, घर में कोई उसे प्यार नहीं करता था। स्कूल का थोड़ा सा वक्त था जो अपने दोस्तों के साथ गुजारता था, वो भी गया। सोचो, एक छोटा सा मासूम बच्चा अपना दुख दर्द, अपनी दिल की तकलीफें किससे कहता? मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया, यानी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और वो जवाब देने के लिए बेचारा हाथ भी उठाता तो मास्टर जी उससे जवाब ही नहीं पूछते। और एक दिन तो उसका हाथ उठा ही रह गया, तो अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से ये किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद ही हो गए होंगे। लेकिन एक बच्चे ने कोशिश की, लेकिन ऐसा जवाब सुनकर क्या वो दोबारा कभी हाथ उठा पाएगा? इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, यानी कि फाइनल एग्जाम देना है। तुमसे 5 साल पूछ लूंगा, यानी कि अगले साल पूछ लूंगा, यानी कि पहले से अध्यापक ये मानकर बैठे हुए थे वो अगले साल फिर फेल हो जाएगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। उसका रंग काला था, लेकिन लाली दौड़ने का मतलब क्या होता है? शर्मा जाना, शर्माना। वो बेचारा शर्मा गया। और तमाम बच्चे, सारे बच्चे
खिलखिलाकर हंस पड़े। वो तो बिल्कुल मर गया। पहली बार 9वीं में आया था जब, तो तब भी वो उन बच्चों की तरह ही तो था, लेकिन अब वो बिल्कुल टूट चुका था। और उस दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा। रिसेस का मतलब है जब आपका अर्धावकाश होता है। अब्दुल वहीद एक बच्चे का नाम है कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात थी कि वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। यानी कि उसके पिताजी नीले तेल वाले डॉक्टर थे और उनके कॉम्पिटिटर, उनके प्रतियोगी जो थे वो लाल तेल वाले डॉक्टर थे। उसने कहा, बलभद्र, अबे हमें तो हम लोगों में क्या घुसता है, एठन वालन से दोस्ती करना, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू ही उन्हीं सबन के साथ रहना। मतलब कि हमसे दोस्ती क्या कर रहा है, दूसरी कक्षा वाले बच्चे जो नीचे के बच्चे हैं उनसे दोस्ती करो, 8वीं वालों से, 8th वालों से दोस्ती करो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. ये बात टोपी के दिल में आर पार हो गई। उसने कसम खाई, टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसको पास होना ही होना है। लेकिन किस्मत, बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले इस बार चुनाव में खड़े हो गए, उसके पिताजी। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो तो सोचो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो क्या होगा। डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब तो सारा घर में जन्नाटा हो गया। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वो पढ़ाई में जुट गया, लग गया। लेकिन ऐसे वातावरण में कोई पढ़ सकता था? लेकिन फिर भी वो पास हो गया। हुआ वो 3rd डिवीजन में, लेकिन फिर भी वो पास हो गया। दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस 3रे दर्जे में पास भी हो गए। यानी कि देखिए अंतिम पंक्तियों में भी दादी, हमने देखा है कि दादी जो है वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती है। कहते हैं ना, घर में कोई डांटता है तो दादी और नानी बहुत जल्दी से बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ शायद टोपी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उसके दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा था। वो बेचारा इतनी मेहनत से पास तो हुआ, लेकिन तब भी उसे तीखे व्यंग ही सुनने पड़े। तो बच्चों, कैसी थी ये कहानी? तो कहानी में अगर हम देखें शुरुआत से, कहानी में क्या है कि एक टोपी हिंदू परिवार का लड़का है, उसकी दोस्ती मुसलमान परिवार के लड़के इरफान से हो जाती है। इरफान की दादी जो है वो पूर्वी भाषा बोलती है, जो कि टोपी को बहुत अच्छी लगती है। और टोपी की माँ रामदुलारी भी पूर्वी भाषा बोलती है। टोपी का दिल इरफान और इरफान की दादी से जुड़ जाता है। उसे अपने अकेलेपन के वो दोनों ही साथी बहुत अच्छे लगते हैं। उसे घर में ना उसकी माँ से प्यार करती है, ना उसको उसकी दादी प्यार करती है। बड़े भाई से नहीं बनती, भैरव छोटा, उसका छोटा भाई है, तो वो अपने घर से किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता है। वो हमेशा अपने दिल की बात इरफान से करता है। लेकिन हालात ऐसे आते हैं, इरफान की दादी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। उसके बाद इरफान के पिता का तबादला हो जाता है और टोपी बेचारा अकेला रह जाता है। दूसरे कलेक्टर साहब आते हैं, उनके लड़के भी आते हैं, उसके यहाँ 3-3 लड़के, लेकिन वो दोस्ती और वो दिल नहीं मिल पाते हैं। और इधर टोपी को अपनी दादी से, अपनी माँ से, अपने भाई की वजह से डांट पड़ती चली जाती है। उनका जो दायरा है वो बढ़ता ही चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, ऐसे समय में जहाँ पर इरफान, टोपी का बड़ा भाई तो 1st डिवीजन में पास होता है, वो फेल हो जाता है और डांट पड़ती है बेचारे को। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो जाता है और बेचारा दुखी हो जाता है। स्कूल में उसको ऐसा माहौल नहीं मिलता, उसे
हतोत्साहित किया जाता है, यहाँ तक कि अध्यापक भी उसे हतोत्साहित कर जाते हैं। लेकिन ऐसी सब परिस्थितियों के बावजूद एक बच्चे की मानसिकता दिखाई है कि बच्चा कभी कितने भरे पूरे परिवार में है, दादी है, माँ है, 2 भाई हैं, पिता है, लेकिन बच्चा अकेला है। तो बच्चों जब भी अपने आसपास अपने दोस्तों को देखो, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। किसी की कमजोरी पर हंसो नहीं, उसकी मदद करो। अगर टोपी को आप जैसे अच्छे मित्र मिल जाते तो कितना अच्छा होता। आपकी कक्षा में क्या होता है, जब कोई एक बच्चा एक सवाल हल नहीं कर पाता, आप लोग उसकी मदद कर देते हैं ना। तो काश टोपी को ऐसे मित्र मिलते, टोपी को आप जैसे आपके अध्यापकों जैसे अध्यापक मिलते जो उसे प्रोत्साहित करते। तो कोई बात नहीं बेटा, 1 साल फेल हो गए तो क्या हुआ, अगले साल हम और मेहनत करेंगे, हम तुम्हें ज्यादा वक्त देके पढ़ाएंगे। काश ऐसा सब कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तभी तो ये कहानी लिखी गई। चलिए अब देखते हैं बोध प्रश्नों की तरफ। इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है? भाई सारी कहानी ही इफ्फन पर टिकी हुई है, क्योंकि टोपी का दिल का दुख और दर्द अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ कौन समझता है? इफ्फन। वही तो उसका दोस्त था, वही तो उसका मित्र था। इफ्फन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि वहां पर उन्हें एक आजादी थी। यहाँ पर मौलवी साहब के यहाँ शादी होकर आई थी, उनके कुछ घर के नियम थे, तौर तरीके थे, वो वहां पर जमींदार की बेटी थी। एक उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था, वो दूध घी और दही की बड़ी शौकीन थी। यहाँ पर उनको वैसा स्वाद नहीं मिलता था, तो अपनी आजादी के लिए वो अपने पीहर जाना चाहती थी। इफ्फन की दादी अपनी बेटी की शादी में गाने बजाने की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाई? क्योंकि मौलवियों के यहाँ पर ये गाना बजाना नहीं होता, तो नियमों के अनुसार वो अपनी पूरी नहीं कर पाई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की प्रतिक्रिया क्या हुई? दरअसल में टोपी ने अम्मी शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल किया था। उसे मालूम था कभी कभी पता क्या होता है, हम अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भी गलत काम कर देते हैं। तो टोपी ने भी कुछ ऐसा किया, कोई उस बेचारे की तरफ ध्यान तो देता नहीं था, इसलिए इसने जानबूझ के अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया और घर में महाभारत छिड़ गई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? उस दिन इफ्फन के पिता का तबादला हो गया था। पहले इफ्फन की दादी गई, उनकी मृत्यु हो गई, अब इफ्फन भी चला गया था। वो तो बिल्कुल अकेला रह गया था। टोपी ने इफ्फन से दादी को बदलने की बात क्यों कही? दरअसल में टोपी को अपनी दादी तो बिल्कुल, सुभद्रा देवी जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें अपनापन किससे मिलता था? इफ्फन की दादी से मिलता था। अच्छा, इफ्फन को अपने माता पिता से भी प्यार मिलता था, तो टोपी को लगा कि इफ्फन के यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, बल्कि उसके घर में उसे कोई प्यार देने वाला नहीं है। तो वो चाहता था कम से कम इफ्फन की दादी अगर उसके घर में आ जाए तो कोई एक इंसान तो ऐसा हो, कोई एक ऐसा शख्स हो जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? क्योंकि उसकी दादी जो थी उनको बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, पुराने जमाने की, राजकुमारों की, बुर्ज की, बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। इफ्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली क्यों लगा? क्योंकि टोपी जब भी इफ्फन के घर जाता था तो सबसे पहले उसे सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता था? इफ्फन की दादी से मिलता था। यहाँ तक कि उसकी अम्मी, उसकी बाजी जो कुछ अगर कोई डांट भी देती थी या मजाक उड़ाती थी उसकी पूर्वी भाषा का, तो इफ्फन की दादी जो है उसे अपने आंचल में समेट लेती थी। टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, लेकिन एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे हुए थे। कौन सा रिश्ता था? प्यार का रिश्ता। एक 78 वर्ष की थी, दूसरा 8 साल का था, लेकिन दोनों में एक प्यार, एक अपनापन, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना जो था, वो दोनों प्रेम की भावनाओं में, प्रेम के रिश्ते में बंधे हुए थे। टोपी 9वीं कक्षा में फेल हो गया। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के कारण क्या थे? जैसे हमने बताया, पहली बार क्यों फेल हुआ वो? क्योंकि उसको मुन्नी बाबू जो है पढ़ने ही नहीं देते थे, कभी कोई काम करवाते थे, कभी कोई काम करवाते थे, बड़े भाई की चलती थी, और दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को किन किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, टोपी को हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बात, उसका मित्र चला गया, मित्र की दादी चली गई,
घर में उसे कोई समझने वाला नहीं था। बड़ा भाई जो है वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था, परिवार में उसकी चलती थी, अपनी दादी से उसकी बनती नहीं थी, माँ उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार उसको टाइफाइड भी हो गया तो दूसरी बार भी फेल हो गया। दूसरी बार स्कूल में जो उसके मित्र थे, जब वो कक्षा में फेल हो गया तो उसके मित्र अगली कक्षा में चले गए, उसकी कक्षा में उससे कोई बात करने वाला नहीं रहा, मित्रों का साथ छूट गया। अध्यापक उसे हतोत्साहित करने लगे, अपमान होने लगा कक्षा में, वो चुप चुप रहने लगा। जब दूसरे साल भी फेल हो गया तो जो उसके अपने मित्र थे वो तो 10वीं पास करके स्कूल से ही चले गए, कोई मित्र नहीं रहा। छोटी कक्षाओं के बच्चे जो उसकी कक्षा में आते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, अध्यापकों ने और ज्यादा मजाक। तो भावनात्मक रूप से टोपी जो है वो बिल्कुल अकेला रह गया। टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। देखिए, हम तो अब आज जिस समय ये प्रश्न किया गया, मुझे लगता है कि आज हमारी व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। ना तो आज अध्यापक ऐसे रहे कि वो इस तरह बच्चों का मजाक उड़ाएं, बच्चों को हतोत्साहित करें, और ना आप लोग भी ऐसे नहीं हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर एक बार फेल हो जाता है तो आपको मालूम है कि उसी साल में आपको दोबारा एक मौका जरूर दिया जाता है कि आप परीक्षा परिणाम के 15 दिनों में 20 दिनों में के बाद दोबारा उस परीक्षा को लिख दीजिएगा और आप पास हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छे तरीकों से इस तरह की व्यवस्थाओं को, जो गलत व्यवस्थाएं थी, उनको बदला भी है और बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास कोई अन्य टोपी हो। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? क्योंकि जैसे मैंने बताया, परिवार उनका कराची में था, विभाजन हो गया, परिवार कराची में चला गया, तो उनका घर जो था वो खाली हो चुका था, इसलिए वो कस्टोडियन में चला गया। ठीक है, देखिए इसमें एक दो प्रश्न मैं आपको और बताना चाहूंगी जो कि मुझे लगता है कि परीक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत अच्छे हैं। पहला एक प्रश्न ये है कि इरफान की परदादी घर में किसी से ज्यादा बात क्यों नहीं करती थी? ये आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर अकेली रहती थी। ये समस्या थी उनकी अपनी भाषा के कारण, क्योंकि वो पूर्वी भाषा का इस्तेमाल करती थी और घर के परिवार के जो सदस्य थे वो जरा सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद एक प्रश्न और आता है हमारे पास, वो है कि इरफान की दादी को मायके की भाषा जीवन भर उन्होंने गले से क्यों लगाए रखी? देखो, शादी होकर वो लखनऊ आ चुकी थी, पति उनके मौलवी थे, चाहती तो वो उर्दू भाषा बहुत आसानी से सीख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं। उन्हें बचपन से ही अपनी भाषा से बहुत प्यार था और वो उस भाषा को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। उनको लगता था कि शायद अपनी भाषा से जुड़े होने के कारण, क्योंकि उनको अपने पीहर से बहुत प्यार था, अपने मायके से बहुत प्यार था, और वो अपनी भाषा को कोई कम स्तर का नहीं समझती थी, इसलिए वो अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहती थी। एक प्रश्न और, अगर आपकी कक्षा में कोई टोपी जैसा छात्र है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल मैं जानती हूं, आप उसकी मदद करोगे, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करोगे, और ऐसे मित्रों, ऐसे बच्चों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनको तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की जरूरत है। तो बच्चों, हमने इस कहानी में एक बच्चे की मानसिकता को तो जाना ही जाना। अब आप ऐसी कक्षा के स्तर में आ चुके हैं जहां पर आप जानते हैं कि दूसरों की भावनाओं की कद्र कैसे की जा सकती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions.
in exam preparation. Previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.